हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रिंस गर्ग और स्वागत है आपका ओलंपियाड कॉर्नर पर। तो बच्चों, विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज हम डीपीपी 7 के सॉल्यूशन। आई होप आप सभी ने ट्राई कर लिए होंगे क्वेश्चंस और तभी आप ये वीडियो सॉल्यूशंस देख रहे हो, क्योंकि आपसे मे भी कुछ क्वेश्चंस ना हो पाए हों या फिर काफ़ी क्वेश्चंस ना हो पाए हों। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपके ये 4 टॉपिक्स है, टाइम है एज सच मैं हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ, तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको ये दो जीपी गिवन है, काफी इजी सीक्वेंसर सीरीज का क्वेश्चन है। दो जीपी गिवन है, A1 A2 A3 B1 B2 B3। इनका जो कॉमन रेशियो है वो सेम है, लेट से आर है वो कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म इसकी गिवन है, फर्स्ट टर्म इसकी गिवन है आपको, और एक ये रिलेशन गिवन है। आपसे A9 पूछा जा रहा है। अगर देखा जाए बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। और A15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A × R14। आई होप A1 × R14, और ये आ जाएगा B1 × R10। क्लियर। A1 है आपका 27 और ये आ गया R⁴ और B1 आपका आ गया 99। तो ये आ गया आपके पास R⁴ आ गया 99/20। अगर इसको मैं 9 पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो 11/3 आ गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, A9 फाइंड आउट करना है। A9 अगर मैं देखूंगा तो वो होगा A1 × R⁴ तो इसीलिए मैंने इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं किया, क्योंकि R⁴ चाहिए, इसका स्क्वायर कर देंगे सीधा सीधा। तो ये आ गया आपके पास 27 इंटू R⁴ दैट इज 11/3 का स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन। तो देख लेते हैं क्या है। 27 121 9 3 तो 363 363 इज द करेक्ट। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसको तो मतलब देखते ही 10-15 सेकंड में कर देना चाहिए था, ऐसा क्वेश्चन था। चलो, बट हाँ, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार, ऐसा नहीं कि हमेशा डिफिकल्टी है आपके आएंगे क्वेश्चंस। तो आपको इजी क्वेश्चंस भी पहचानने आने चाहिए। चलिए, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड है विद द पैरेलल बेसिस हैविंग द लेंथ log3 एंड log192। मतलब फिगर बना लेते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ ज्योमेट्री के क्वेश्चन में, फिगर इज द किंग। फिगर जितना सही बनाओगे उतना सही है। एक की लेंथ log3 है और एक की log192 है, जो पैरेलल आपके बेसिस है उनकी। एंड द एल्टीट्यूड टू दिस बेसिस हैज द लेंथ log16। अगर मैंने यहाँ से एल्टीट्यूड गिरा तो बेसिकली ये log16 का है। ओके, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजॉइड कैन बी रिटन इन दी फॉर्म ऑफ दिस। बेसिकली पेरीमीटर पूछ रहा है आपसे। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया देखा जाए तो। अगर इतना ही अच्छा हमारा फिगर बन चुका है तो यहाँ पर अगर ये एल्टीट्यूड है तो 90 होगा। तो यहाँ पर अगर मैं वो लगा दूं, क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन उसके लिए ये लेंथ पता होनी चाहिए। तो ये वाली लेंथ कैसे आएगी, ये देखो। टोटल आपकी log192 है, तो ये log192 है। उसमें से ये वाला हिस्सा घटा दो, log3। ये आ गया आपके पास दिस प्लस दिस, और ये आधी आधी बटेगी तो डिवाइड बाय 2। तो इसकी लेंथ आपकी ये आ गई। क्लियर। तो यहाँ से पाइथागोरस लगेगा तो क्या होगा, लोग, इसको मैं कुछ नाम दे दूं, A B C और D E F। तो बेसिकली ए सी का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आ जाएगा, log16 का स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ। ये आपकी कितनी आ गई, log192/3। 6 पे 18 और 4 64, log64/2 का स्क्वायर। ये आ गया। क्लियर। और ये सिमेट्रिक है तो ये जितना आएगा उतना ही आएगा, तो आपको बस यही फाइंड आउट करना था। तो ये log16 का स्क्वायर है। क्लियर। तो ये बेसिकली कितना आ गया आपके पास, 2 के अंदर कन्वर्ट कर लें तो ये log 2 की पावर 4 और 4 आगे आ जाएगा 4 log 2। 4 log 2 का स्क्वायर आ गया प्लस ये आपका कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 होता है आपका 64। ठीक है। तो 6/2 3, 3 log 2 आ गया ये, और उसका स्क्वायर है। क्लियर। तो ये आ गया आपके पास 16 और 9 25
log 2 का स्क्वायर। ये log 2 का स्क्वायर है, log 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, log 2 कंप्लीट, क्लियर। और इसका अंडर रूट AC, तो AC आ गया आपके पास 5 log 2। तो AC मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना था, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर देखो क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा log 3 प्लस ये वाली डिस्टेंस, AC कितनी है 5 log 2, 5 log 2 प्लस ये पूरी डिस्टेंस log 192 प्लस ये वाली डिस्टेंस 5 log 2। ठीक है, किस फॉर्म में लाना है ये देख लो, 2 3 मतलब मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो log ये आ गया 3 इंटू 2 की पावर 5, 5 को ऊपर ले गया, इंटू 2 की पावर 5 इंटू 192। ठीक है, तो 192 के फैक्टर्स आप कर लीजिए, 2 पे 9 18 6, ठीक है, 48 24 12 6 3 3, तो ये आ गया 3 और 3 6, 2 की पावर 6 गुना ये, तो ये आ गया आपके पास 2 की पावर 6, यहाँ से 10, तो ये 16, और 3 की 1 आ गई, तो 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास। तो आपसे P और Q का सम पूछा जा रहा है, 16 और 2 18, तो 18 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। इससे तो हम काफ़ी टफ क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं DPP में। ठीक है, आई होप अब आप अपनी स्पीड इंप्रूव होते देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन पहले 5 मिनट ले रहा था, क्या पता वो 2 से 3 मिनट में हो जा रहा है। तो आई होप आपको इंप्रूवमेंट दिख रही होगी अपने अंदर। इस क्वेश्चन को कीजिए, 4 टीम्स हैं वो प्लेऑफ्स में खेल रही हैं, बेसिकली क्वार्टर फाइनल्स में। इन द सेमीफाइनल मैचेस, सॉरी प्लेऑफ का मतलब सेमीफाइनल, ओके ओके सॉरी। तो सेमीफाइनल मैचेस के अंदर T1 T4 से खेलता है और T2 और T3 खेलते हैं। ठीक है, विनर ऑफ दोज 2 मैचेस विल प्ले ईच अदर इन द फाइनल। ठीक, ऑब्वियस सी बात है। और TI अगर TJ के साथ खेलता है तो मतलब TI की जीतने की प्रोबेबिलिटी ये आपको गिवन है। ओके, I/I+J, मतलब 1 2 के साथ खेलेगा तो 1/1+2, दैट इज 1/3 चांसेस है उसके जीतने के। एंड आउटकम ऑफ ऑल द, मतलब एक दूसरे का जीतना हारना डिपेंड नहीं करता अगले मैच पे, तो ये इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो T4 है वो चैंपियन होगा, बेसिकली T4 को जिताना है, उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन खेल रहे हैं, T1 और T4 खेल रहे हैं, T1 एंड T4। और यहां पर आपका कौन खेल रहा है, T2 और T3, T2 एंड T3। तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी T1 के जीतने की कितनी है, तो ये आ गया 1/1+4, दैट इज 1/5। तो T4 के जीतने की कितनी हो गई, ऑब्वियसली वैसे आप देख रहे हो 4/5। इसके अंदर T2 के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 2/5, 2/2+3। और T3 के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास 3/5। ये आ गया। अब मुझे T4 को जिताना है, तो कैसे जीतेगा, T4 यहां से जीते, फिर उसके बाद उसका मैच या तो T2 के साथ हो सकता है या T3 के साथ, क्योंकि दोनों में से कोई भी जीत सकता है। एक केस होगा मैं T2 को जिताऊंगा, एक केस होगा T3 को जिताऊंगा। ये आपका है टोटल। लेट से T2 विन, T2 जीता और T4 का मैच हुआ, T2 और T4 का मैच हुआ, तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या है, T2 के जीतने की 2/6, और इसके अंदर प्रोबेबिलिटी T4 के जीतने की है 4/6। और या फिर और आपका T3 और T4 का भी मैच हो सकता है। इसके अंदर T3 के जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी 3/7 है, और T4 के जीतने की आपकी प्रोबेबिलिटी 4/7 है। अब एक ही बार में लिख दूंगा मैं, ध्यान रखना। सबसे पहले
मेरे जस्ट वर्डिंग्स पे ध्यान रखना। आई होप आपको ये दिख रहा है, मैं देख लूँ, हाँ दिख रहा है ये। तो मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान रखना। T4 जीता, T4 जीता 4/5 प्रोबेबिलिटी से। फिर इसके अंदर T2 जीत गया, T2 जीता 2/5 से। फिर T2 और T4 के बीच में मैच हुआ और T4 को मुझे जिताना है, तो T4 जीता 4/6 से। ये तो हुआ एक सिनेरियो जिसके अंदर T4 आपका चैंपियन बन गया। या फिर T4 जीता 4/5 से, फिर यहां से T3 जीता 3/5 से, फिर T3 T4 का मैच हुआ और T4 जीत गया, तो ये बना आपका 4/7 से। तो ये आपके दो केसेस हैं जिसके अंदर आपका प्लेयर 4 चैंपियन बन गए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से कि क्या आ रहा है। तो ये आपका बेसिकली जा रहा है 3 पर, और यहाँ पे लाइट पड़ रही है, मैं देख नहीं, हाँ इस तरफ से दिख रहा है। तो ये आ गया आपके पास बच्चा 16/5/25 दोनों में कॉमन, 16/25 कॉमन, तो ये आ गया 1/3 प्लस यहाँ से आपका क्या बचा 16/25, तो 3/7, 3/7 आपका बचा, ये आ गया। तो 16/25 कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। 7 और 9 16, और 7 ये 21, ये आ गया। तो P प्लस क्यू है, क्या रिलेटिवली प्राइम ही है क्या ये बेसिकली क्या बना 256 डिवाइडेड बाय 500, 525, तो 6 8 13 10 और 12 नहीं कट नहीं रहे हैं ये, तो इन दोनों का सम देख लीजिए कितना आ रहा है 1 5 6 7 8 और 7 781। इज 781 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, 781 आपका करेक्ट। काफ़ी इजी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। तो एज यूजुअल आपके पहले 3 क्वेश्चन से आपसे हो जाने चाहिए। तो वही, चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कीजिए। आपको नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं इसके। ये आपका एक सेट है जिसके अंदर 1 से लेके 8 एलिमेंट है आपके। ऐसे आपको सबसेट्स बताने हैं दैट आर सबसेट्स ऑफ, मतलब जो इसके सबसेट्स भी ना हो और इसके सबसेट भी ना हो। तो ये देखा जाए तो बेसिक वेन डायग्राम का क्वेश्चन नहीं बन गया है। कैसे? आपके पास एक यूनिवर्सल वो है, एक यूनिवर्सल सेट है बेसिकली, और वो यूनिवर्सल सेट, इसको मैं ए बोल दे रहा हूँ, ए नहीं, इसको यू बोल दे रहे हैं, ज़्यादा बेटर है। तो ये यूनिवर्सल सेट है। अब आप देखेंगे इसके जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, तो इसी का ही सबसेट है ये। तो मतलब ये लेट से कुछ ए है, क्लियर। और इसके क्या है 4 5 6 7 8, ये इसका भी सबसेट है और इन दोनों में कुछ कॉमन भी है, 4 और 5 बेसिकली कॉमन है, तो मतलब बी लगभग कुछ ऐसा है। और ये जो कॉमन पार्ट है ना, ये 4 और 5 को शो कर रहा है, क्लियर। तो आपको इसके वो वाले सबसेट्स बताने हैं जो इसके साथ कॉमन ना बैठे। तो मतलब इसके सारे सबसेट्स फाइंड आउट कर लो, इसके सारे फाइंड आउट कर लो, इन दोनों को माइनस कर लो। समझ गए? बेसिकली इसके टोटल सबसेट्स कितने हैं यू के, 2 की पावर n होता है ना, तो 2 की पावर 8 आ गए इसके सबसेट्स। तो अब ए के कितने हैं टोटल सबसेट्स, 5 है, तो ये 2 की पावर 5 आ गए। और बी के कितने हैं 3 4 5, 2 की पावर 5 आ गए। लेकिन क्या मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा? नहीं। ऐड करने से क्या होगा, जब आप ऐड करेंगे ए के सारे सबसेट्स, मतलब ये आ गए सारे, बी के सारे सबसेट्स हैं ये वाले, तो ये जो बीच वाला पार्ट है आपने 2 बार नहीं काउंट कर लिया, ये वाला पार्ट, ये 2 बार काउंट कर लिया, तो इसको हम मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी के कितने सबसेट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा सेट है, पहले तो ये देखो, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, 4 और 5 कॉमन है ना दोनों में, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी आपका ये वाला सेट है, ये आपका सेट आ गया। इसके कितने सबसेट बने, 2 की पावर 2, हो गया आपका आंसर। तो टोटल कितना आ गया 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 5
प्लस 2 की पावर 5 माइनस, 2 बार ऐड किया, 1 बार माइनस इसको करना पड़ेगा। बेसिकली ए यूनियन बी मैंने फाइंड आउट किया और कुछ नहीं किया, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन। तो 32 और 32 64, 64 में से 4 गए 60, और ये आ गया 2 की पावर 8, दैट इज 256। तो ये आपका कितना आ गया 196। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। ये वाली थोड़ी सी इजी बन गई मुझे लग रहा है डीपीपी है, ज़्यादा क्वेश्चन हो गए क्या, थोड़ी सी इजी बना दी ये वाली। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। लेट एम बी द लीस्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है ये अब अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं कितने बच्चों से हुआ होगा। एम बेटा आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो 17 से आपका डिवाइड होता है, और जिसके डिजिट्स का सम है वो भी 17 है। तो आपको एम फाइंड आउट करना है, मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करो जो 17 से डिविजिबल भी हो, और उसके डिजिट्स को अगर आप जोड़ोगे तो वो 17 बैठे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या 1 डिजिट का कोई ऐसा नंबर है। 1 डिजिट का बेसिकली 9 है, तो मैक्सिमम 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर जो 17 से डिवाइड हो, नॉट पॉसिबल, है ही नहीं ऐसा कोई। क्लियर। फिर है 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जो 17 से बेसिकली आपके क्या हो, डिवाइड होते हो। तो बेसिकली 17, 34, 17 3 आपका 51, और 4 68, 5 है आपका 85, और फिर आपका 102, तो वो तो नहीं है, तो यही है सारे। ये तो सभी हैं जो डिविजिबल है 17 से, लेकिन अब इनमें से वो कौन कौन है जिसका जो सम है वो 17 बैठ रहा है। तो 17 सम बैठ रहा है, तो इसका कितना बैठ रहा है, इसका बैठ रहा है 8, ये 7, और ये आपका 5 और 1 6, 8 और 6 14, 8 और 5 13, तो नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है नंबर। तो 2 डिजिट का भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब आ रहा है 3 डिजिट का नंबर। अब पहले 2 के तो आपने लिख दिए ऐसे, लेकिन 3 डिजिट के मैं नहीं लिख पाऊंगा ऐसे, क्योंकि 3 डिजिट के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे करने से तो नहीं होगा। कितने होंगे, लगभग इसके 10 गुना होंगे, 30 40 50, और अप्रोक्स 49 to 50 नंबर होंगे, और उसमें से सबसे छोटा क्या पता आखिरी वाला आ रहा हो सकता है मे बी। तो ऐसा तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, एक है ऑब्वियसली, एक ब्रूट फोर्स है, ऐसा भी कर सकते हो। अगर और कुछ नहीं दिमाग में आ रहा ना, तो लिख डालो 49 50 नंबर, जब मार्क्स चाहिए ही है तो। लेकिन प्रॉपर मेथड्स होते हैं आप इसको करने का। प्रॉपर मेथड, लेट से उसको एम बोल रहे हैं ना, ठीक है, मेरा वो एम है, एम वो 3 डिजिट का नंबर है, लेट से वो 3 डिजिट्स आपकी ए बी सी हैं, ठीक है। अगर वो ए बी सी हैं, तो एक इक्वेशन आपके पास क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी डिजिट्स का सम 17 है। ओके, क्लियर। और यहां से मैं ये क्या कह सकता हूं कि जो मेरा एम है ना वो 17 का डिविजिबल है, तो मतलब 17 टाइम्स एक्स कुछ है, वो एक्स नहीं मुझे पता क्या है, लेकिन वो 17 टाइम्स एक्स के आसपास, मतलब वो कुछ है, क्योंकि 17 का वो फैक्टर है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जो आपका ये नंबर है 17x, 17x को मैं बेसिकली कैसे लिख सकता हूं, उस नंबर को प्रॉपर 100a 10 बेस की बात चल रही है, 100a 10b प्लस सी, ऐसा चल रहा है वो नंबर। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं माइनस करता हूं, तो दिस माइनस दिस है 99a प्लस 9b इज इक्वल टू 17x माइनस, ये आ गया आपके पास। तो अगर मैं यहां से 9 कॉमन ले लूं, 11a प्लस b, ये आ गया 17x। अब ये ध्यान देना, x कोई इंटीजर है, ठीक है, मतलब 17 इंटू 1 17 इंटू 2 समथिंग ऐसा कुछ है, कुछ भी हो सकता है x, और लेकिन ये इंटीजर है बेसिकली।
अब अगर मैं ध्यान दूं तो आपका ये जो पूरा फैक्टर है, अगर देखा जाए ये पूरा फैक्टर, ये आपका 9 का फैक्टर है, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे 9 इंटू समथिंग लिखा हुआ है, तो मतलब ये आपका 9 का वो है, फैक्टर है। इसके अंदर 17 और 9, 17 तो है नहीं है 9 का फैक्टर, क्योंकि 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से 17 खुद प्राइम फैक्टर है, तो उसमें 9 तो नहीं आता, तो ये तो नहीं है। तो मतलब x-1 9 का फैक्टर है। किसी दो की प्रोडक्ट अगर 9 का फैक्टर बन रही है, उसमें से मैंने ये अब मैं थोड़ी वर्डिंग लिखता हूं, इसकी वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। 17 इंटू x-1 must be फैक्टर ऑफ 9, 9 का फैक्टर है। बट एज वी कैन सी, जैसा हम देख सकते हैं, 17 इज नॉट फैक्टर ऑफ 9। 17 के आप फैक्टर कर लो, 9 नहीं आ रहा है उसमें, ठीक है। सो x-1 इज डेफिनेटली, तो आप श्योर होके ये बात कह सकते हो कि x-1 इज डेफिनेटली फैक्टर ऑफ 9। तो x-1 बेसिकली आपका 9k, 9 का कुछ फैक्टर है, k आपका कोई इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पे अब k की आप अलग अलग वैल्यू डाल के देखो। k को अगर मैंने 1 रखा तो ये आ गया 9, और x आ गया आपके पास 10, x आ गया 10। तो x 10 आने से आपका नंबर क्या आएगा? नंबर था आपका m, और वो था 17 इंटू एक्स, तो नंबर आ गया आपके पास 170। 170 17 का फैक्टर है, आप चेक कर सकते हो। लेकिन दूसरी कंडीशन, क्या इसके डिजिट्स का सम वो बन रहा है? डिजिट सम आपका कितना आ रहा है? 1 + 7 + 0 दैट इज 8। तो ये नहीं है। इसके बाद के आपका 2 हो सकता है। के 2 होने से एक्स क्या आएगा? 18 और 1 19, और एम की वैल्यू कितनी आ गई? एम आ गया 17 इंटू 19, 17 इंटू 19, ठीक है। तो 170, 340, 340 में से 17 गए, 327। तो 327 का आपका क्या रहा है सम? 7 10 12, 12 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। के को मैंने 3 रखा, तो एक्स आ गया आपके पास, 3 रखने 27 और 1 28, और एम आ गया आपके पास 17 गुना 28। 17 गुना 28 से भाई मुझे भी करना पड़ेगा। 6 5 13 34 7 4, 476, 476 आपका नंबर आया। और 476 के डिजिट्स का सम कितना है? 6 और 4 10 और 17, तो बिल्कुल सही। तो आपका जो नंबर है ना, वो है 476। आप ये सोचो, अगर 5 5 करके करते तो 20 से 22 नंबर के बाद आता है, ये आपका 476 है। तो उससे वो ब्रूट फोर्स से भी हो जाता है डेफिनेटली, बट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता। तो 476 आपका नंबर है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये बढ़िया लगा होगा, और शायद आप कर पाए होंगे ये क्वेश्चन, आई होप। तो एक और बात देख लीजिएगा, अगर आपको समझ नहीं आया, पहले मुझे लीस्ट फाइंड आउट करना था, इसलिए मैंने 1 डिजिट का देखा, 2 डिजिट देखा, फिर 3 डिजिट देखा। 3 डिजिट में देखा कि ब्रूट फोर्स तो नहीं चलेगा, तो फिर मैंने अपना एक मेथड सोचा ऐसे। चलिए रीड कीजिए क्वेश्चन को जल्दी से। इन द अकम्पनिंग फिगर, फिगर गिवन है आपको यहाँ पर, इस तरफ से देखिए, हाँ ये फिगर है आपको। द आउटर स्क्वायर एस हैज ए साइड लेंथ 40, मतलब ये 40 लेंथ का है, 40, ओके। और सेकंड स्क्वायर एस डैश, मतलब बाहर वाले को एस बोल रहे हैं, अंदर वाले को ये एस डैश बोल रहे हैं। इसकी साइड लेंथ है 15, तो ये है 15, ओके।
इज कंस्ट्रक्टेड इनसाइड एस विद द सेम सेंटर एज एस, दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, एंड विद साइड पैरेलल टू दोज ऑफ, ठीक है, फ्रॉम ईच मिड पॉइंट ऑफ द एस सेगमेंट्स आर ड्रॉन टू द क्लोजर वर्ट, मतलब ये मिड पॉइंट है आपका, अगर ये मिड पॉइंट है तो 40 है, तो ये टोटल 20 और 20 है। क्लियर? सिमिलरली फॉर दी अदर्स द रिजल्ट इज ए 4 पॉइंटेड स्टार लाइक, मतलब ये आपका फिगर बन गया ऐसे, स्टार लाइक फिगर है बेसिकली ये। स्टार फिगर इज कट आउट एंड देन फोल्डेड टू फॉर्म ए पिरामिड। अच्छा, बेसिकली इसको यहाँ से ऐसे 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 काट दिया, देखो ये काटा, काटने से आपके पास ये बचा, फिर इसने क्या किया, इसको बेस माना नीचे वाले को और इनको ऐसे फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने से ये क्या बन गया, एक पिरामिड बन गया। ठीक है, तो पिरामिड बन गया और उस पिरामिड की वॉल्यूम बतानी है आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ये विजुअलाइजेशन पे है थोड़ा सा, कितने बच्चे क्या सोच पाते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो जो पिरामिड है, पिरामिड का जो क्या है, वॉल्यूम क्या होगी, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस एरिया तो मुझे पता है, मुझे पिरामिड की जस्ट हाइट फाइंड आउट करनी है। बेस एरिया तो कितना है, 15 इंटू 15 दैट इज 225। तो मुझे बेसिकली पिरामिड की हाइट पता करनी है कि क्या बनेगी हाइट। तो इनको जब आप फोल्ड करेंगे, अब आप एक चीज देखो, अगर मैं यहां से एल्टीट्यूड डालता हूं तो ये एच है, एच मान लो ये मेरा एच है, तो मैं एच फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि एच कितना है, एच प्लस 15 प्लस एच, ये आपका 40 के बराबर है। ठीक है, तो 2h आ गया आपका बेटा 25 और h आ गया आपका 12.5, h आपका बच्चा 12.5 आ गया। क्लियर? 12.5 आ गया। h आने से होगा क्या, ये देखिए। अब थोड़ा सा इमेजिन करना, जब आप इसको ऐसे देखो, ये आपका बेस, और ये जो ट्रायंगल ऐसे बना था ना, ये ऐसे गया, ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो सिर्फ ऐसे खड़ा रहेगा, जैसे आपका पेस्ट्री का बॉक्स होता है ना, वो ऐसे खड़ा रहेगा। लेकिन पिरामिड बनाना है तो इनको ऐसे ऊपर से जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है ना आपका, ऐसे स्लैंट हो जाएगा, स्लैंट। ये वाला ट्रायंगल भी आपका ऐसे ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, और पीछे वाला भी ऐसे इस तरफ को आगे जाएगा, और ये वाला आपका ऐसे, तब जाके ये पिरामिड बनेगा। तो जो हाइट थी आपकी पहले इस ट्रायंगल की, ये हाइट थी। ठीक है, जब ये ऐसे फोल्ड होगा, फोल्ड होने से क्या होगा, बेसिकली मैं देख रहा हूं अपना, हाँ, जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो ये हाइट ऐसे सीधी ना रह के ऐसे टेढ़ी बन जाएगी। ठीक है, तो वो पिरामिड की एज एन स्लैंट हाइट काम करेगी। जब वो ऐसे था, ऐसे आया और फिर इसको इतना रखा, तो ये जो हाइट थी ये स्लैंट हाइट बन गई। ठीक है, तो अब देखो, पिरामिड की जब आपकी स्लैंट हाइट आ गई है और आपके पास ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 7.5, 7.5। ठीक है, अब आप अगर ध्यान दोगे तो आपके पास हाइट आ गई पिरामिड की पाइथागोरस से। थोड़ा सा वापस ध्यान देना, एक ट्रायंगल था, इसको ऐसे कर दिया टेढ़ा। ठीक है, मुझे ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, मेरे पास ये वाली डिस्टेंस है। ये वाली डिस्टेंस कैसे आई, क्योंकि एच है ये। ठीक है, एच ऐसे तो आपको लग रहा है कि सीधी होनी चाहिए, लेकिन जब वो ऐसे टेढ़ा किया तो वो स्लैंट हाइट बन गई, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये वाली। तो यहां से स्लैंट हाइट ऑफ पिरामिड, स्लैंट हाइट कितनी आ गई पिरामिड की, अब देखिए, स्लैंट हाइट तो पिरामिड की यही बन गई ना, एच ई, तो ये 12.5। ठीक है, तो हाइट ऑफ पिरामिड कितनी आ गई, हाइट ऑफ पिरामिड, तो वो आ गई आपकी 12.5 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहा हूँ, माइनस 7.5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और ये आपका था सी स्क्वायर, तो इसको माइनस है। अब इसको कीजिए, दोनों को ऐड करना है तो 19 20, दोनों को माइनस किया तो 5, तो ये आ गया 100, तो ये आ गया 10। क्लियर?
तो अब वॉल्यूम क्या आ गई 1/3 इंटू बेस एरिया क्या है 15 और 15, तो ये आ गया 15 का स्क्वायर इंटू हाइट है 10, तो ये आ गया आपके पास 225/3 गुना 10, तो ये आ गया 7 पे 21, 15 है 5, तो 750 इज द करेक्ट आंसर। ये बस विजुअलाइजेशन का खेल था। अगर जो बच्चा ये विजुअलाइज कर पाया कि यही हाइट पिरामिड की स्लैंट हाइट बनेगी तो वो क्वेश्चन हो गया। अगर ये चीज नहीं कर पाए विजुअलाइज, फिर ये क्वेश्चन ही नहीं होगा, कितना ही आप जोर लगा लीजिए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा ऑब्वियसली। एक आगे, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, ये आपका एक ओके मतलब n की वो सभी वैल्यूज बताओ जिसके लिए ये आपका इंटीजर बन जाए। अगर इसको इंटीजर बनना है तो मतलब अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी कटेगा। ओके, तो इसको इंटीजर बनना है। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़े खतरनाक होते हैं जिसमें डाटा ही बहुत कम होता है। अगर हम ध्यान दें तो क्या कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट दिस इज एन इंटीजर। क्लियर, तो मैं इसको किसी इंटीजर के बराबर लेट करके, बट स्टिल वहां से आपके फिर दो वेरिएबल बन जाएंगे। ऐसे कितने केसेस बनाते फिरेंगे। अब मैं एक थोड़ी अलग सी अप्रोच दिखा रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन को करने की। आपको ये पता है कि ये n आपका पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इंटीजर, तो n आपका पॉजिटिव है। ये अंदर वाली वैल्यू मुझे नहीं पता जितनी भी सोल्व हो के आएगी, ये बेसिकली क्या है 40 40 1600, तो ये मतलब n प्लस कम से कम, और नहीं तो ये n+40 का होल स्क्वायर। इससे तो बड़ा ही दिख रहा है ना मुझे, ये देखो n स्क्वायर प्लस 1600 प्लस 80n, इससे तो बड़ा ही जा रहा है ये। ठीक है, तो इसका अगर मैं अंडर रूट लगाता हूं तो यहां से आंसर आ रहा है n+40। क्लियर, ये तो जस्ट मैं तुक्का ऐसे मार रहा हूं, ऑब्वियसली n+40 नहीं है ये। लेकिन एक बात क्या दिखी कि ये अंदर वाली वैल्यू है ना, सोल्व करके n से तो बड़ी आ रही है, n से बड़ी आ रही है, और पीछे आपका कुछ पॉजिटिव डिफरेंस छूट जा रहा है, मतलब n से कितनी बड़ी है वो दिख जा रहा है। ठीक है, मतलब ये ऑल दो अगर मैं दिखाऊं आपको n+42 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी n स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर कितना होता है, देख लीजिए जितना भी होता है, आई थिंक इससे थोड़ा कम ही होगा फिर भी, क्योंकि ये 1600 है, और 42 कितना होता है भाई देख ही लेते हैं, 84, और ये आ गया 8 और 16, 4 6 1 कैरी 7, 1764। ठीक है, 1764 प्लस 84n, अभी भी ये वाला नंबर n+42 इससे बड़ा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कुछ 43 44 45 कुछ भी हो सकता है इस टाइप का। अब इससे आपने सीखा क्या, ये तो जस्ट आपको मैं सिखा रहा था, इसको ऐसे याद भी ऐसे देख लेना कि हाँ ऐसा कुछ है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ये नंबर था n² प्लस 85n प्लस 217, मुझे ये पता है ये कैसा कुछ नंबर बनेगा, n+k टाइप, और k आपका यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, k, अब अगर मैं ऐसा पता कर लूं कि ये k क्या होगा तो मेरा काम बन जाएगा। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, स्क्वेयरिंग अगर मैं करूंगा तो n² 85n n² k² 2nk, n² से n² गया। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं, ओके किसको लिया जाए, किसकी टर्म्स में किसको लिखूं, एन की टर्म्स में एक बार लिखे, पहले मैं एन की टर्म में लिख के देख रहा हूँ। एन की टर्म में अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे एन आ जाएगा और ये आ जाएगा 85 - 2k।
तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस का 2017। तो यहाँ से n आ गया आपके पास के स्क्वायर माइनस 2017 डिवाइडेड बाय 85 माइनस 2 के। अब आप देखिए ये क्या है, आपको यहाँ से क्या चीज़ देखने को मिली, आपको यहाँ से एक चीज़ पता लगी, n आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो मतलब ये फ्रैक्शन पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मतलब ऊपर नीचे का साइन सेम है, या तो ये दोनों पॉजिटिव हैं या ये दोनों नेगेटिव हैं। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा के स्क्वायर माइनस 2017 ये भी पॉजिटिव है, और दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है क्योंकि पॉजिटिव की बात चल रही है, और ये भी एंड 85 माइनस 2 के ये भी मेरा पॉजिटिव है। क्लियर। 2 के माइनस 85 तो के आ गया आपका 85/2। तो के आ गया आपके पास 2 के माइनस 85 पॉजिटिव, तो के आपका 42.5 से कम दिखा रहा है। ओके, और इसके अंदर क्या आ रहा है, 85 माइनस 2 की आना था ना, 85 माइनस, हाँ, तो ये आ गया आपके पास के स्क्वायर 2017 से बड़ा है। तो अच्छा, ये लेकिन पूरा पूरा फैक्टर नहीं हो रहा आपका, तो ये अप्रोक्स वैल्यू कुछ निकल जाएगी कि ये कितने का वो है। 45 का कितना होता है, 20/25। 45 का स्क्वायर 20/25 होता है, तो ये बेसिकली 44। ओके, नहीं इसके अंदर तो हम फिर फाइंड आउट ही नहीं कर पाए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ये देखो, यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि आपका लगभग 44.6 या 7 से बड़ा है। अप्रोक्स दिखा रहा हूँ मैं कि 44.6 वगैरह से कुछ बड़ा है। तो 44.6 मतलब 45 का मुझे पता है 20/25 होता है, इसलिए 44.6 समथिंग हुआ, और ये आ गया 42.5। तो इसके अंदर तो आपका क्या हुआ कि इससे बड़ा या इससे छोटा, तो इसमें तो बहुत वैल्यूज आ गई, मैं चेक ही नहीं कर पा रहा, बाउंडेड ही नहीं है ये वैल्यूज। तो यहां पर दो चीजें थी, एक तो या तो ये दोनों पॉजिटिव हैं या ये दोनों नेगेटिव हैं। अब नेगेटिव पे चेक करते हैं, समझे, क्योंकि पॉजिटिव पे तो हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, क्योंकि कितनी वैल्यू चेक कर लूंगे के की, अनलिमिटेड वैल्यूज है यहाँ पे तो। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ करूंगा, दूसरी तरफ करने से क्या होगा, ये देखो, यहां पर आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, सेकंड बार, कि ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, लेट्स से, ठीक है। अगर ये नेगेटिव हैं तो आपका क्या आ गया, 2 के माइनस 85, तो के आ गया आपके पास 42.5 से बड़ा, के आपका 42.5 से बड़ा हो गया। और यहाँ पर क्या आ गया, के स्क्वायर लेस देन 2017, और ये लेट से 44.6 कुछ का मतलब वो है, तो के आपका लेस देन आ गया 44 पॉइंट समथिंग से। क्लियर। अब 42.5 और 44.6, अब ये बाउंडेड है वैल्यूज, तो 42.5 से बड़ा, 44.6 से छोटा, तो इसके बीच में के क्या है, इंटीजर है ना, कितनी इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं, एक तो आ रही है 43, एक आ रही है 44, 43 और 44। तो आपकी के की दो वैल्यूज आ गई, 43 और 44। तो बस, अब 43 और 44 के लिए ये आपका इंटीजर बन रहा है या नहीं, एक बार चेक कर भी लो। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट दिस इज एन इंटीजर, ठीक है। तो अगर मैं k को 43 रख के देखता हूँ, 43 का स्क्वायर कितना आता है, 9 12 2 1 16 17,
9 4 8 18 49, ठीक है। 18 49 माइनस 2017, ठीक है। ये क्या हुआ? 85 माइनस 2346। एन आपका नेगेटिव आ रहा है इसमें, तो एन नेगेटिव आ रहा है बच्चा, कुछ गलती की है हमने? ठीक है, तो 43 पे तो आपका नहीं, मतलब 44 का कितना होता है? क्या कुछ वैल्यू हमने मिस की है क्या? 16, 176, 6, 3, 1 कैरी, 7, 8, 9, 1936। तो ये कितना आ जाएगा? 1936। ओके, 1936। हम्म 1936 माइनस 2017 डिवाइडेड बाय 85 माइनस कितना है? 44 और 2 88। इसके अंदर एटलीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो 2017 में से 1936 गए, एक, और यह आ गया आपके पास 7 और 1 8, 81 माइनस का 81 बाय -3, तो ये आ गया 27। 27 आ गया ये। लेकिन आपको सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स बताना था। तो 44 पे तो चलो पॉजिटिव आ रहा है आपका एन, और वो 27 आ रहा है। लेकिन 43 पे आपका कितना बन रहा है ये? अच्छा अच्छा, सॉरी, अरे 43 इंटू 2 86 होता है। मैं भी यार, मैं सोचूं ये क्या हो रहा है। 86 होता है। अब देखो ये कितना है? 2017 हो गया 150, और 168 माइनस का 168 डिवाइडेड बाय -1, तो ये आपका 168 आ गया। तो n की एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई 168, और एक आ गई 27। तो 168 और कौन सी 27, तो ये आ गया 5, एक कैरी, 6 7 8 9, 195 आ गया सम। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब मुझे तो काफ़ी सही लगा कि हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाए। इसको मैं ऑब्जर्वेशन में डाल दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑब्जर्वेशन, ये हमने ऑब्जर्वेशन डाली कि हाँ, अंदर वाला नंबर लगभग कुछ ऐसा ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहीं से वैसे एक आइडिया तो लग गया था कि पीछे वाला नंबर 42 से तो बड़ा है, लेकिन वो है ना कि हम कितनी वैल्यूज ऐसी लाते, वो दिक्कत हो रही थी। तो इसीलिए हमने दोनों केस देखे, और एक के अंदर तो अनबाउंडेड चला जा रहा था, तो इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही थी, एक के अंदर बाउंडेड आ रहा था। हाँ, यहाँ पे हम फाइंड, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। खुद से एक और बार डेफिनेटली ट्राई करना ये, ठीक है, और बताना कि आपने, एक सेकंड, हाँ, इसी तरीके से किया था या फिर आपका कुछ और मेथड था? एक ये, चलिए, ये हल्का सा वीडियो की मुझे एकदम वो लगा कि क्वालिटी, कलर चेंज हो गए जैसे। आई होप आपका सही आ रहा है वीडियो कलर, बट कलर थोड़ा सा मुझे बदला बदला सा लग रहा है ये ब्लू। चलिए, दिख तो रहा है ये। इन अ ग्रुप ऑफ द 9 पीपल ईच पर्सन शेक्स हैंड विद एग्जैक्टली। अच्छा, शेक हैंड वाला क्वेश्चन है, जेई के अंदर भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन काफ़ी। तो हर एक आदमी दो के साथ शेक करेगा एग्जैक्टली, एंड विद द नंबर ऑफ वे दिस हैंड शेकिंग है, मतलब टोटल हैंड शेक्स की बात कर रही है। कंसिडर द टू हैंड शेकिंग अरेंजमेंट्स डिफरेंट इफ एंड ओनली इफ। तो डिफरेंट कब कंसिडर करनी है? एटलीस्ट टू पीपल हु शेक हैंड अंडर, मतलब दो बंदों ने एक अरेंजमेंट में हैंड शेक किए, तो वो किसी और अरेंजमेंट में वापस हैंड शेक नहीं कर रहे हैं। डू नॉट शेक हैंड्स अंडर द अदर अरेंजमेंट। तो बेसिकली ये टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स आपको फाइंड आउट करने हैं,
और डिवाइड बाय 1000 करके आखिरी के 3 अक्षर बता दें। यार ये मेरा बार बार फोकस कलर्स पे जा रहा है, पता नहीं अब आया आउटपुट कैसा आएगा, इवन आई डोंट नो। चलिए, क्योंकि अब टेक्निकल पर्सन है नहीं है इस मोमेंट पे, तो प्लीज़ बियर विद इट अगर थोड़ा सा कुछ वीडियो में वो हो रहा है तो। ठीक है, हैंड शेकिंग का सीन कैसा है पहले मैं ये समझाता हूँ। लेट से 3 पीपल होते हैं, 3 लोग होते तो हैंड शेकिंग देखिए कैसे करते। ए ने बी के साथ शेक किया, बी ने सी के साथ, ए ने बी के साथ, बी ने सी के साथ, सी ने वापस ए के साथ। ए ने कितने हैंडशेक कर लिए? 2 हैंडशेक। बी ने कितने कर लिए? 2 हैंडशेक। सी ने कितने कर लिए? 2 हैंडशेक। कोई रिपीट हुआ वापस? नहीं हुआ। तो ये आपकी एक पॉसिबल अरेंजमेंट है। अगर 3 लोग हैं तो एक ऐसे किया जा सकता है। क्या इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट है जो आप बता सकते हो कि हाँ सर ऐसा कर लेते हैं आप? कोई नहीं है, 3 के अंदर तो नहीं है। ठीक है, 4 के अंदर देखते हैं। 4 पीपल, 4 पीपल। एक सेकंड, मैं ये लाइट बंद करके देखता हूँ, कलर बताना। कुछ फर्क पड़ा? ये तो भाई कुछ सेटिंग्स ही चेंज हुई है अब मुझे ना। चलिए, 4 लोगों के अंदर देखिए, 4 लोगों में ए बी सी डी। ए ने बी के साथ किया, बी ने सी के साथ, सी ने डी के साथ, डी ने ए के साथ। आप देख सकते हो सभी ने 2-2 हैंडशेक कर लिए। ए ने 2 हैंडशेक, डी ने 2, बी ने 2 और सी ने 2। ये हो गया। क्या और अरेंजमेंट भी पॉसिबल थी? ऑब्वियसली ए मेरा सी के साथ कर सकता था, ए बी सी डी। ए सी के साथ करता, सी डी के साथ करता, और इस मोमेंट पे देखो अगर डी ए के साथ कर लेता तो ये खुद में साइकिल क्लोज हो गई। अब बी आपका अकेला रह गया। बी अगर ए के साथ करेगा तो इसके 3 हैंडशेक हो गए, बी अगर सी के साथ करेगा तो इसके 3 हो गए, बी अगर डी के साथ करेगा तो इसके 3 हो गए। तो ये अरेंजमेंट नहीं हो सकती। तो बेसिकली अब डी को बी के साथ करना पड़ेगा अरेंजमेंट, और फिर इसको इसके साथ। अब आप देखो, ए के 2 हैंडशेक हैं, बी के भी 2 हैं, डी के भी 2 हैं और सी के भी 2 हैं। तो ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट है अगर ये 4 लोग हैं तो। क्या और भी हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। कैसे? ए बी सी डी डी। ऐसा कीजिए, ए ने डी के साथ कर लिया अरेंजमेंट इस बार, ठीक है, और डी ने अगर सी के साथ की फिर तो सी ए के साथ वहीं पे रुक जाएगा, वो नहीं हो सकता। और फिर सी बी के साथ करेगा तो वही पहले वाला केस बन जाएगा। तो इस बार करते हैं डी बी के साथ करेगा। अब बी ने ए के साथ कर ली तो साइकिल यहीं क्लोज हो गई, दिक्कत हो जाएगी। तो इसको फिर इसके साथ करनी पड़ेगी और इसको इसके साथ। बेसिकली यही है, लेकिन मिरर फिगर बन गया इसका। क्या इसके अलावा कोई हो सकती है अरेंजमेंट? नहीं हो सकती। आप चेक कर लीजिएगा, यही है। अगर 3 लोग हैं तो 1 अरेंजमेंट है, अगर 4 लोग हैं तो 3 अरेंजमेंट है। अगर आप ध्यान दें तो ये बेसिकली क्या चल रहा है, आपने 3 लोग बिठाए हैं एक सर्कुलर टेबल पे, उसके कितने परमुटेशन होते हैं? 3 - 1 दैट इज 2 फैक्टोरियल। और इसके अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली सेम है, तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। अब आप देखिए ये आया कैसे? ये आया कैसे? ये बेसिकली है 3 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है? 2 फैक्टोरियल बाय 2 दैट इज 1। एक अरेंजमेंट आ गई आपकी 3 लोगों के साथ। 4 लोगों के साथ टोटल परमुटेशंस कितनी होंगी? 4 - 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या करना था? 2 पीपल वाली तभी मानोगे जब वो किसी और अरेंजमेंट में, मतलब ए बी के साथ और बी ए के साथ,
ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। तो इसके अंदर तो ए बी बी ए अलग अलग है, ठीक है, लेकिन मुझे तो सेम मानना है, तो डिवाइड बाय 2 करूंगा, ठीक है। जैसे आप वो गार्लैंड वाला केस होता है ना, क्लॉकवाइज के अंदर और एंटी क्लॉकवाइज के अंदर बेसिकली सेम ही है, तो वो वाला सीन समझ सकते हो आप। इसके अंदर बस बात क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, इसके अंदर बात ये है कि आपका ए का बी के साथ शेक और बी का ए के साथ हैंडशेक, वो एक हैंडशेक है, दो हैंडशेक नहीं है। इसीलिए अब ध्यान देना, तो इसीलिए हम आधी कर रहे हैं हैंडशेक्स। तो ये आ गई 3 फैक्टोरियल दैट इज 6/2, दैट इज 3 अरेंजमेंट है। तो ऐसे ही मैं 5 पीपल की, 6 पीपल की, और ऐसे करते करते 9 लोगों की कर सकता हूँ। ये तो हो गया आपका ऐसा, मैं बेसिक आपको समझा रहा था, वो आपको समझ आ गया। अब आगे चलो, अब क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन ध्यान से वापस पढ़िए। ये क्या कह रहा था कि ग्रुप 9 लोगों का है, ठीक है, और 9 लोगों का ग्रुप कैसे कैसे टोटल हैंडशेक्स हो सकते हैं, कितनी हैंडशेक की कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं। अब देखो, पहला तो हो सकता है कि 9 लोगों की ही साइकिल बने। केस 1 क्या है, केस 1 साइकिल ऑफ 9 पीपल, मतलब एक सर्कुलर अरेंजमेंट में 9 के 9 लोग हैं, उनकी आपको मतलब वो करनी है। तो यहां पर आ गए टोटल अरेंजमेंट 9 - 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, 8 फैक्टोरियल बाय 2, ये आ गई। क्लियर। केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 क्या 8 लोगों का एक ग्रुप और एक बंदे का एक ग्रुप हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम, अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं 2 बंदे लेता तो 2 बंदे तो बस ए और बी से एक दूसरे से हैंडशेक करते, तो मिनिमम 2 हैंडशेक करवानी है ना एक बंदे के। तो कम से कम 3 लोगों का ग्रुप आपको चाहिए ही चाहिए, 3 लोगों से छोटे ग्रुप के अंदर ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो सकती। तो यहां पर मैं कम से कम 3 लोग लूंगा, यहां पर साइकिल आपकी बनेगी 3 लोगों की, और फिर बाकी कितने बच गए, 9 लोग, सॉरी 6 लोग, 6 लोगों की साइकिल बच गई। क्लियर। तो अब उन 9 में से 3 कोई भी हो सकते हैं, तो पहले मैं 9 में से 3 लोग चुने, फिर 3 लोग, 3 का एक ग्रुप बन गया और एक 6 का ग्रुप बन गया। तो 3 का जो ग्रुप बना है उसकी मतलब कितनी होगी, 3 - 1 फैक्टोरियल बाय 2, और 6 की कितनी होगी, 6 - 1 फैक्टोरियल बाय 2, ये आ गया आपके पास। केस 3, केस 3 क्या है, साइकिल आपकी बन गई 4 लोगों की एक, और 4 के बाद 5 लोगों की, 4 और 5 लोगों की। तो पहले मैंने 9 में से 4 लोग चुने, अब आपके पास 2 ग्रुप बन गए, 4 का एक ग्रुप है, 5 का एक ग्रुप है। अब 4 वाले की अरेंजमेंट होगी 4 - 1 फैक्टोरियल बाय 2, और 5 वाले की होगी 5 - 1 फैक्टोरियल बाय 2। केस 4 क्या है, केस 4 है आपका बेटा साइकिल ऑफ 5 और 4, ये तो एक ही बात है ना, 5 और 4, और ये तो फिर 6 और 3, वो तो सेम ही बात है, 6 और 3, फिर 7 और 2, 2 तो हो ही नहीं सकते, 6 और 3 8, और एक और आपका क्या बन सकता है कि 3 3 3, साइकिल ऑफ 3 पीपल, 3 पीपल प्लस 3 पीपल, 3 3 की साइकिल बना ली मैंने। 3 की साइकिल तो पहले 9 में से मैंने 3 लोग चुने, ठीक है, फिर मेरे पास 6 बंदे रह गए, 6 में से भी मैंने 3 चुने, और फिर 3 जो रह गए वो तो ऑब्वियसली एक खुद में ग्रुप है। तो अब 9 लोग 3 3 के ग्रुप में बंट गए, ठीक है, 3 3 के ग्रुप में बंट गए, तो इंडिविजुअली पहले को अरेंज करने के 3 - 1 फैक्टोरियल बाय 2, अगले को करने के, और आपको वैसे ये पता है कि 3 3 में एक ही होता है, तो ये आंसर 1 1 1 नहीं है, बट आपको ये समझ आना चाहिए इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर आप ये देखिए, आपने 3 3 के 3 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल।
तो डिवाइड बाय आपने किया 3 फैक्टोरियल। ओके, तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये। और ये आ गया आपके पास टोटल। तो टोटल आ गया आपके पास। यार ये तो कैलकुलेशन टाइम लेगी ना। मैं आपको, आई थिंक मेरे पास पड़ा है, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ डायरेक्टली कि कितना है। पहले वाला है 20,160। आप ये प्लीज़ कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा, समझाना मेन मोटिव था। 6 और 3 वाले 5,040। चेक भी कर लीजिएगा कैलकुलेशन, अगर गलत होती है तो कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना। अगली है 4536। ये 4536। और इससे अगली आपकी कितनी है बच्चा? 280। 280। ये 3 फैक्टोरियल याद रखना, क्योंकि 3 3 के सेम ग्रुप्स बने हैं, दैट्स वाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड। अब हमसे क्या पूछा गया था? इन सब का सम। टोटल अरेंजमेंट पूछी गई थी। टोटल अरेंजमेंट आपकी है 30,016। इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, और 1000 से डिवाइड करके आखिर के 3 डिजिट 016 आ गया। तो 016 है। बट ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि बेसिक लेवल का कुछ परमुटेशन का कॉम्बिनेशन, मतलब एडवांस लेवल का ही ओबियसली ये क्वेश्चन है। एडवांस में भी अच्छा ही क्वेश्चन मैं मानूंगा इसे। ठीक है, तो वेरी गुड क्वेश्चन ओबियसली। अगर आप ये कर पाए हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो सीख लीजिए। बस आपको ये चीज़ सीखनी थी कि कितने कितने के ग्रुप्स हम बना सकते थे, और हर एक ग्रुप को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता था। ठीक है, और ये चीज़ आपने देखी कि जब कंप्लीट साइकिल क्लोज होगी तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। अगर आपने बीच में साइकिल क्लोज कर दी तो एक बंदा आपका वहीं रह जाएगा। तो बस एक बार रिपीट करके जरूर देखना अगर आपको समझ नहीं आया तो। ठीक है, और अगर आ भी गया ना तब भी एक बार देखना, फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए, आई थिंक अब कलर सही हो गए हैं। पता नहीं बीच में क्या इशू था, बट कलर वो थोड़ा सा ब्लूइश सा दिखा रहा था। एक्स और वाई आपका बेटा रियल नंबर है, और साइन एक्स अपॉन साइन वाई गिवन है, कोस एक्स अपॉन कोस वाई गिवन है। आपसे वैल्यू पूछी जा रही है इसकी, थोड़ा सा कलर से खेल लें, आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, और इस वैल्यू को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना और पी प्लस क्यू बता देना। ये तो आई थिंक काफ़ी इजी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, कर लिया होगा आप सभी ने, क्योंकि पहला जो फैक्टर है इसकी वैल्यू तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ, 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन वाई कोस वाई। साइन एक्स साइन वाई पड़ा है, कोस एक्स कोस वाई पड़ा है, तो पहले फैक्टर की तो वैल्यू ऐसी आ गई। चलिए एक बार निकालते हैं। यहाँ पर साइन एक्स, साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2y, ये आ गया आपके पास। एक सेकेंड यार, ये एक तो वायर्ड माइक का ये भी इशू रहता है। 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन 2 थीटा का सिंपल फॉर्मूला, 2 से 2 गया, साइन एक्स अपॉन साइन वाई 3, और कोस एक्स अपॉन कोस वाई हाफ, तो ये बेसिकली आ गई 3/2। तो ये वाला फैक्टर तो 3/2 का है। आगे कोस 2x अपॉन कोस 2y, तो ये आ गया आपके पास 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 1, 2 कोस स्क्वेयर वाई माइनस 1। इसके 3 फॉर्मूलेज होते हैं ना, उसमें से एक लगा दिया मैंने। ओके, अगर मुझे कोस स्क्वेयर एक्स मिल जाए, कोस स्क्वेयर वाई मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन इसको ही तो ढूंढना है अभी। ढूंढते हैं, इसके अंदर स्क्वेयरिंग कर दो ऊपर नीचे, कोस स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर वाई, ये आ गया 1/4। एक तो ये आ गया, क्लियर। एक और जगह से आ जाए कोस स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर वाई, तो कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। और कहाँ से आएगा? ये क्या है? साइन स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर वाई, ये कितना है? 9। साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 9।
आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ से इसको अगर मैं a मान लूँ को स्क्वायर एक्स को, 4a इज इक्वल टू बी आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 1 माइनस ए इज इक्वल टू 9 माइनस 9b। तो b की वैल्यू क्या है, 4a। तो ये आ गया आपके पास माइनस ए 8 माइनस 9, b कितना है 4a, 4a। तो ये आ गया आपके पास 36, उस तरफ गया 35a। तो a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या आ रही है, 8/35। और b की वैल्यू, a अगर 8/35 है तो b आ गया 32/35। और a और b आपका था क्या, को स्क्वायर एक्स और को स्क्वायर वाई। तो ये तो है, तो बस ये आपको जानना था आगे। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था यार, मतलब काफी इजी था, आई थिंक सभी से बन गया होगा। हाँ बस ये डर की वजह से नहीं क्या पता बनाओ कि 9th 10th क्वेश्चन है तो मुश्किल होगा, तो क्या पता डर की वजह से ना बनाओ, बट इजी क्वेश्चन था काफी। 2 × 8/35 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 × 32/35 माइनस 1। तो ये आ गया 16 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 30। ठीक है, और 16 और 3 माइनस का 19। ओके, ये आपका बेसिकली कितना आ गया, 6 5 और माइनस का 19 बाय में 5 4 9 5 3 2 माइनस 19/29 ये आ गया। अच्छा, आपको इन दोनों को ऐड बताना था ना, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आखिरी 3/2 माइनस 19/29 क्या हो गया। तो यह है 90 तो 87 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 58। तो ये आ गया 40 पे 47 48 49/58। तो 49/58 आ गया, रिलेटिवली प्राइम ही है ऑब्वियसली ये। तो ये आ गया 7 और 107, 107 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर, बट इजी क्वेश्चन था यार, काफी इजी क्वेश्चन था रिलेटिवली। चलिए, इजी, ये तो सभी से हो ही जाना चाहिए था। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, बना लेते हैं भाई रेक्टेंगल एक। रेक्टेंगल ए बी सी डी है, थोड़ा अच्छा फिगर मैं बना लेता हूँ। ठीक है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए बी 84 है और ए डी 42 है। ए बी सी डी, ए बी आपका बेटा 84 है, ए डी आपका बेटा 42 है। ठीक है, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, वो इसका मिड पॉइंट है, लेट से एम यहाँ पर है। क्लियर, एन इज द ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ द ए बी क्लोजर टू एन, मतलब यहाँ पर है। क्लियर, अगर ये ट्राइसेक्शन पॉइंट है तो 2 और 28 28 में बन रहा है ना, तो ये 28 है डिस्टेंस, और ये 56 है, 50 60 70 14, ठीक है। और एम अगर ये है तो ये 21 21 है। ओ इज द इंटरसेक्शन ऑफ सी एम एंड डी एन। ओके, एक नई लाइन बनानी पड़ेगी पहले तो। सी एम, एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं हम यहाँ पर, तो सही रहता है। सी एम और डी एन, डी एन, सी एम और डी एन का इंटरसेक्शन क्या है, ओ। तो ये आपका आ गया ओ।
मैं हमेशा कहता हूँ फिगर जितना क्लीन बनेगा ज्योमेट्री में उतना इजीली क्वेश्चन कर पाऊंगे। पॉइंट पी लाइज ऑन द क्वाड्रिलेटरल BCON। BCON लाइज ऑन मतलब यहां पर कहीं पर लाई कर रहा है, एंड BP बाइसेक्ट्स द एरिया ऑफ BCON। ओके, पॉइंट पी मेरा बेसिकली क्या कह रहे हैं ये कि वो लाई कर रहा है ऑन द क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, बीपी भी आपकी कनेक्ट हो रही है, तो आप देखो क्या मेरा पी यहाँ पे लाई कर सकता है? तो बीपी कैसे बांटेगा एरिया? नहीं कर सकता। तो मेरा पी यहाँ लाई कर सकता है? पी अगर यहाँ लाई करता है, लेट से आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, अगर जैसा मेरा फिगर बना है उसके अकॉर्डिंग अगर पी यहाँ पे भी है, क्या ये बराबर बराबर दिख रहा है आपको? ये दोनों एरियाज बाइसेक्ट कर रहा है ना इसके BCON के एरिया को, ठीक है? यहाँ पर तो नहीं हो सकता और यहाँ पर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑब्वियसली नीचे वाला ज़्यादा है यार इससे, तो P यहाँ पे भी नहीं है, और जैसा कि यहाँ पे नहीं हो सकता तो P यहाँ पे भी नहीं है। तो मतलब मेरा जो P है ना वो यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है, लेट से यहाँ पे लाई कर रहा है। तो अब आप देखेंगे तो हाँ, ये लग भी रहा है कि ये दोनों एरिया में भी सेम है। तो आपका जो P है ना वो ये पॉइंट है, लेट से कोई भी पॉइंट है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये CM पे लाई कर रहा है पॉइंट, या फिर CO कुछ भी। तो BP बेसिकली बाइसेक्ट कर रहा है एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BCON, मतलब इसका और इसका एरिया बराबर है, ठीक है? ओके, आपसे CDP का एरिया पूछ रहा है। CDP, CDP इसका एरिया, तो इसका CDP कैसे किया जाए भाई? थोड़ा खतरनाक लग रहा है ये तो CDP का अगर मुझे एरिया चाहिए, एक बात है, एक चीज देखिए, ये टोटल 84 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस मुझे ये पता लग जाए ना कि पी की हाइट कितने पे है तो काम बन जाएगा, तो काम बन जाएगा अगर पी की हाइट पता लग जाए तो। लेकिन वही तो बात है कि पता कैसे करें पी की हाइट? क्या सिंपल ज्योमेट्री से पहले देखते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री से थोड़ा सा ओके, कुछ एंगल वगैरह का, या फिर जैसे कि मैं इसका एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ, A एंड D का टोटल का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो इससे मेरे पास इस इतने पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो एक ये भी है आपका तरीका। क्या तरीका मैंने बोला अभी? इस पूरे का एरिया फाइंड आउट कर लो, उसमें से इसका एरिया माइनस कर दो। ये ट्रायंगल का तो हाफ बेस हाइट ही होगा ना, ये कितनी 28, ये है 42 हाफ, तो इसका एरिया आ गया। जब उन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास इतने फिगर का एरिया आ जाएगा, NBCD, ये वाला फिगर। अब इस फिगर में से ये वाला एरिया माइनस कर दो, OCBN, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए भी फिर OCBN का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। लेकिन OCBN के अंदर खास बात क्या है कि इसका और इसका एरिया सेम है, तो मतलब अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकल जाए तब भी काम बन जाएगा, क्योंकि फिर उसका जस्ट डबल ही तो करना है। और इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकता हूं मैं? ये 42 है, तो अगर इस ट्रायंगल को इस निगाह से देखोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू, अब ये वाली डिस्टेंस पता लग जाए तो ले दे के दिक्कत तो वही पड़ रही है ना, या तो P ऐसे पता लग जाए या P ऐसे पता लग जाए। ओके, चलो हम क्वेश्चन तो ऐसे समझ गए हैं कि हाँ कैसे क्या करना है। तो या तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए P का या वाई कोऑर्डिनेट, तो मतलब कोऑर्डिनेट्स में खेलते हैं थोड़ा सा इस गेम को। इसको कोऑर्डिनेट में खेलते हैं, तो इसको मैं 0 0 मानता हूँ, इसको 0 0 मानते हैं, डी को 0 0 माना, ठीक है? ये 84 आ गया तो ये 84 0, जितने हो सके लिख दो एक बार पहले कोऑर्डिनेट।
कोऑर्डिनेट से ना आपका क्वेश्चन हो जाता है बट थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, बस बात ये है। 42 ऊपर गया है तो 84 42, ठीक है। ये वाला कितना था, 42 ऊपर गया है तो 0 42। m कितना है, 0 21, क्लियर। n कितना है, 28 आगे गया है तो 28 42, n भी आ गया। तो यहां से पहली बात तो मैं p नहीं निकाल सकता, क्यों? क्योंकि p बेसिकली किसी स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन नहीं है, या तो वो dp या bp, उसके लिए p मुझे चाहिए। लेकिन मैं क्या निकाल सकता हूं, nd और mc, उससे मेरा o आ जाएगा। पहले तो o निकालते हैं यार, मतलब थोड़ा डाटा कम होगा फिर ही कुछ कर पाएंगे। पहले dn की इक्वेशन लिखो, dn, ये दिख रहा है ना, हाँ। dn की इक्वेशन मेरी क्या आ जाएगी, d टू n, ये तो ओरिजिन से पास आउट कर रही है ना, तो y इज इक्वल टू स्लोप 42/28x, तो सिंपली ये आ गई। तो ये आ गया आपके पास 14, ये आ गया 21 और 7 के टेबल पे आ गया 3x/2, ठीक है। dn आ गया। अब मैं करूंगा cm, cm के अंदर y माइनस y1, फिर y2 माइनस 21 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 84, x माइनस x1, ये आ गया। इसको थोड़ा सा ऐसे, y इज इक्वल टू 21/84, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 84, 7 के टेबल पे 3, 1 और 2, और ये आ गया 4 पे पूरा पूरा ही जा रहा था, तो y इज इक्वल टू x माइनस 84/4, cm और dn आ गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट o होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट o है, तो इक्वेट कर दो 3x/2, मैं o फाइंड आउट कर रहा हूँ। 3x/2 इज इक्वल टू x माइनस 84/4, तो ये आ गया 2, ये आ गया 6x, और 6x एक 5x, एक सेकेंड रुको, 6x माइनस x 5x, x आपका नेगेटिव कैसे आ रहा है, कुछ गलत किया हमने। dn की इक्वेशन देखना क्या लिखी है, y इज इक्वल टू 42/28x, और 42/28, 7 के टेबल 21 और 14, 7 पे है 3 और 2, 3x/2, dn तो मैंने ठीक लिखा है। cm में गलती की है कहीं पे, y माइनस 0 और y2 21 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 84, x माइनस y माइनस y1, y इज इक्वल टू, ये माइनस का 84, वही मैं कह रहा हूँ कहीं तो गलती की है, माइनस का 84 है ये, माइनस का। तो ये बेसिकली आपका क्या था, प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आ गया 7x इज इक्वल टू 84, ठीक है, 6 और 1 7, ठीक। तो x का कोऑर्डिनेट आ गया 1 और 12, तो x का कोऑर्डिनेट तो आ गया इसका 12, तो किसी में भी पुट कर दो, y कितना आ गया, 12 करूंगा तो 6 6 3 18, 12,18 आ गया। तो ये आपका जो पॉइंट है, आपको दिख भी रहा है ना कि m से थोड़ा सा नीचे ही है ये, ठीक है। तो ये आपका 12,18 आ गया। 12,18 आने से हुआ क्या, ये देखो,
12,18 आने से ये हुआ कि अब शूलेस फॉर्मूला का यूज करके, हाँ वर्ड क्या पता आपने पहली बार सुना है, बट इसका नाम यही होता है, आप इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। लेंदी पड़ेगा ऑब्वियसली, बोल रहा हूँ मैं पहली बात ही, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट्स है, बट यही एक रास्ता है इस क्वेश्चन को करने का। मतलब जो हमने प्रोसेस स्टार्ट किया है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ ऐसे ही हो सकता है। बेसिकली अब आपके पास चारों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं एक क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। उसमें से एक सेकेंड, अब आप क्या कीजिए कि आप ओ एन बी सी का एरिया फाइंड आउट कर लो। एरिया है बी सी ओ एन का, बी सी ओ एन का एरिया कितना आएगा, हाफ ऑफ, आई होप आपको ये आता है करना, नहीं आता तो सीख जाओ। कोऑर्डिनेट्स जब भी आपको गिवन होते हैं तो एरिया कैसे निकालते हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, जितने भी है लिख दो, आखिरी में जिससे स्टार्ट किया था उसी से क्लोज कर दो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हाफ, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, 12, 18, फिर 84 और 0, फिर 84 और 42, फिर 28 और 42, और फिर जिससे स्टार्ट किया उसी पे क्लोज 12, 18, ये आ गया। इससे आपके पास इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया में से इसको घटा देना और इसको घटा देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आंसर फिर भी नहीं आएगा, उससे आंसर आपके पास इसका आएगा। कुछ और करते हैं मतलब एक बार इसका एरिया निकालते हैं फिर आपको बताता हूँ। हाफ ऑफ, अब आपको कैसे करना होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 12 × 0 कितना होगा, 12 × 0 0, माइनस 84 × 18, ये आ गया आपका पहला। फिर आएगा प्लस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो 84 × 42 -0, प्लस इन दोनों का 84 × 42, 84 × 42 माइनस 42 × 28, ठीक है, प्लस ये आ गया। फिर इसका थोड़ा सा मैंने पहले ही कहा था यार, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल रहे हो कोऑर्डिनेट्स से तो बड़ा ही पड़ेगा ऑब्वियसली ये क्वेश्चन, ये आ गया। प्लस आखिरी वाला कैसे, 12 × 18 माइनस 18 × 12, तो ये तो 0 ही बन गया ये वाला तो। अब देखो, तो ये तो आपका 0 ही आखिरी वाला, और यहाँ पर रहा आपके पास, अब यहाँ पे ना एक एक करके कॉमन लेके ऐसे मतलब करो, मल्टीप्लाई मत करना, बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे कि इसमें से मैंने 84 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, जैसे इन दोनों में से 84 कॉमन लेने से 42 माइनस 18 बचा, तो यहाँ पर क्या बचा, 84 इंटू 42 में से 18 गए, 22 23 24, 24 आ गया। क्लियर। और आगे इन दोनों में से जैसे मैंने 42 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, 42 मत लेना कॉमन, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर 84 माइनस 28 है ना, वो दोनों कहीं सेम नहीं रहेगा। 30 है 54, 56, 56 नहीं, अब इसमें से और इसमें से 84 कॉमन ले लो, इन दोनों में से 84 कॉमन ले लो। 84 कॉमन लूंगा तो 24 और 42, 40 50 60 और 66, 84 इंटू 66 डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 84 इंटू 66, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। माइनस का कितना है, 42 और 28, और ये प्लस का 28 और ये, तो इसमें से इन दोनों में से 28 कॉमन ले लो, 28 कॉमन ले लिया तो माइनस का 42 प्लस 18, माइनस 42 प्लस 18 कितना हुआ, 22 23 24,
माइनस का 42 प्लस 18, तो ये माइनस का 28 गुना 24 आ गया। यही है क्या, देखना 22 से 24, ठीक है। अब माइनस का 42 और 12, और ये तो आपका जीरो ही बन रहा है पूरा पूरा, इसको तो आप हटा दो। और यहाँ पर है आपका माइनस का 42 गुना 12। चलो कैलकुलेशन थोड़ी तो इजी हुई। अब देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है। कुछ कॉमन आएगा? 12 12 12, सभी में से 12 ले लो कॉमन। पहली बात तो 12 अगर मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर इस पूरे में से 12 लिया तो बाहर रह गया 6। और यहाँ पर 7 गुना 66, 12 7 से 84 होता है, तो माइनस ये आ गया 28 गुना 2 56, 28 गुना 2 और माइनस का 42। ठीक है, 7 कॉमन जा रहा है सभी में से, 7 कॉमन जा रहा है, तो 6 6 36 और 42, तो ये आ गया 66 माइनस 7 चौके तो 8 माइनस 7 5 35 7 6, ये आ गया। ये आ गया 60, 60 में से 8 गए 52, तो ये आ गया 42 गुना 52। चलो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल लिया। क्या अभी भी हुआ हमारा क्वेश्चन? अभी भी पेंडिंग है भाई। पहले सोच रहा था इसका इसका टोटल में से माइनस करूंगा, लेकिन इसका आएगा। मुझसे सीडीपी फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन एक बात हो गई, ये अब आगे चलते हैं एक और बार। फिगर थोड़ा सा ही ज़्यादा बड़ा बना लिया हमने। अब देखो आपके पास BCON का एरिया आ गया है। BCON का एरिया आ गया, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है ना इसको, तो मतलब यहां से BCP का एरिया, ट्रायंगल जो BCP है उसका एरिया कितना हो गया? हाफ ऑफ इसका, तो हाफ ऑफ एरिया BCON का, तो ये आ गया आपके पास 21 गुना 52। ठीक है, 21 गुना 52। अब इसका जो एरिया है वो कैसे लिख सकता हूँ? हाफ इंटू बेस, बेस है 42, इंटू हाइट, हाइट लेट से ये हाइट है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हाइट मैंने फाइंड आउट कर ली, तो ये आ गया 21 गुना 52। ये आ गया 2 और ये आ गया, हाइट मेरी 52 आ गई। अब ये मेरा 52 है, तो यहां से मैं P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लूं। ये टोटल 84 है, 52 ये है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आ गया? 84 में से 52 गए, तो ये आ गया 32। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 32। लेकिन मुझे ये वाली हाइट चाहिए, तो मतलब मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए था। तो y कोऑर्डिनेट कैसे कि P है वो CM पे लाई करता है, P आपका लाई करता है CM पर। तो CM बेसिकली क्या थी आपकी? CM मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, CM आपकी थी 84 माइनस एक्स बाई 4। CM आपकी थी 84 माइनस एक्स बाई 4, तो ये आपका आ गया 84 माइनस 32 बाई 4, तो ये आ गया 5 और 2 बाई 4। ठीक है, एक और ये आ गया 13, एक और 12 आ गया 13, तो ये 32 गुना 13 आ गया आपका। ओके, अब आपको CDP का एरिया आ गया। एरिया मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अब CDP का। ये बढ़िया क्वेश्चन था यार। बेस आ गया आपका 84 और हाइट आ गई 13, तो ये आ गया आपके पास 42 गुना 13। 42 13 कितना होता है भाई? 3 2 6 12 42, 6 4 5, 546, 546 आपका।
आई होप आपको ये समझ आ गया। वो ज्योमेट्री का एक काफ़ी प्यारा क्वेश्चन, और जैसा कि मैंने बताया कि हमने इसको कोऑर्डिनेट से किया है, तो कोऑर्डिनेट के अंदर इक्वेशन वगैरह लिखने में और ऐसे थोड़ा इजी हो जाता है, बट लेंथी हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एज सच कुछ कंसेप्ट वाइज तो मुश्किल नहीं था ना, ये कंसेप्ट वाइज तो आपका क्या ही था ये। लेकिन ये इक्वेशंस इतनी लिखी, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट किए, फिर वहां से क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप निकाल रहे हो, तो लेंथी हो गया। आपके पास इसका अगर कोई और बेटर सॉल्यूशन है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। एट दिस मोमेंट मुझे यही इसका सॉल्यूशन समझ में आया मौके पे, तो मैंने यही आपको करवा दिया। बट इसका डेफिनेटली इससे इजी सॉल्यूशन हो सकता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेट करेंगे कैसे ना कैसे, एट दिस मोमेंट मुझे नहीं आ रहा दिमाग में, बट इससे थोड़ा सा कम लेंथी हो सकता है सॉल्यूशन। तो उसका ट्राई कीजिएगा अगर आपको मिलता है तो। जैसे कि इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया, टोटल का एरिया फाइंड आउट कर लिया, लेकिन फिर यहाँ से इसका नहीं मैं फाइंड आउट कर पा रहा हूँ, तो देखिए कुछ एंगल उंगल का गेम चलेगा, तो क्या पता कुछ हो जाए। बट आज के लिए इतना ही। आज हमारे इतने क्वेश्चन थे, और एज यूजुअल हमें 1.5 घंटा लग गया है सभी क्वेश्चंस करने में। बट ठीक है, आई होप सभी सॉल्यूशन समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी सॉल्यूशन आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मुझे बताना, मैं उसको वापस किसी और डीपीपी में एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आपको कमेंट्स के अंदर ही जवाब दे दूंगा, ठीक है। और कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपका डीपीपी 7 या 8 मतलब कितने आपके क्वेश्चंस आप कर पाए थे इसके, मतलब 1 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ ये, ठीक है। तो ये बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बस इतना ही, टाटा।